This conference will now be recorded. तो फिर सब लोगों को अभी स्क्रीन दिख रही है वाटर पोल्यूशन की? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? सिंपल सी डेफिनेशन है उसकी कि जब वाटर में जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर इनकी क्वांटिटी परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, यानी जितनी एक्सेप्टेबल है उससे भी ज्यादा अगर ये प्रेजेंट होंगे उस वाटर में, तो सच अ वाटर इज कॉल्ड टू बी पोल्यूटेड। फिर वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी टॉक्सिक हो जाएगा, ह्यूमंस के लिए भी टॉक्सिक हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी टॉक्सिक हो जाएगा। तो वाटर पोल्यूशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। वाटर पोल्यूशन के कुछ सोर्सेज बताइए जो आप लोग अपने आसपास देखते भी होंगे, डोमेस्टिक में, इंडस्ट्रियल में। सर सीवेज डिस्चार्ज सीवेज फर्स्ट नंबर, डिस्चार्ज, ठीक है, पहला हो गया। और और इंडस्ट्री में उसी का इक्विवेलेंट एफ्लुएंट्स जो वो डाल देते हैं मतलब रिवर में, रिवर केमिकल डंपिंग। वेस्ट। कौन सी डंपिंग? रिवर डंपिंग में जो रिवर डंपिंग वगैरह। रिवर, रिवर में डंपिंग आप कहना चाह रहे हो? या हाँ वही अच्छा, रिवर सर। डंपिंग, ओके, ठीक है। इंडस्ट्रियल हाँ वेस्ट से जो केमिकल आते हैं और सीवेज से और केमिकल फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्रीज में जो यूज हो रहे हैं और जितने भी हाँ एक्सीडेंटल ऑयल लीकेजेस होते हैं। हाँ। तो ब्रॉडली हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं कॉजेज या सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो एक हमने जान लिया सीवेज का, फिर एक जाना जो हम गार्बेज वेस्ट डंप कर देते हैं रिवर्स में, फिर हमने ये भी पता कर लिया कि इंडस्ट्री से केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, और जो ओशन में ऑयल के स्पिल हो जाते हैं। ऑयल स्पिल सब लोग समझते हैं यहाँ पे? किसी को कंफ्यूजन है ऑयल स्पिल में? ओके, तो ऑयल स्पिल ठीक है, क्लियर सबको, यानी जो क्रूड ऑयल आते समय या फिर पाइपलाइन से ओशंस में ऑयल अगर स्पिल हो जाता है, तो कोई कह सकता है कि ऑयल स्पिल हमारे लिए हार्मफुल कैसे है एनवायरनमेंट के लिए? ऑयल तो हम खुद नेचुरली निकालते ही हैं एक्सट्रैक्ट करके, तो ऑयल स्पिल हार्मफुल कैसे हो जाता है? इसको कोई ट्राई करेगा कि ऑयल स्पिल हार्मफुल कैसे है? सर वो तो क्रूड ऑयल है सर ना, ये मरीन और वो मरीन लाइफ के लिए जो बोल रहे थे, मरीन लाइफ के लिए भी बहुत हार्मफुल है। हाँ हाँ, पर हम मरीन रिसोर्सेज ही तो, मतलब हम एक्सट्रैक्ट तो मरीन से ही करते हैं ना उसे, एक्वेटिक से, तो फिर नुकसान कैसे हो रहा है ऑयल स्पिल से? सर वो सी बेड के अंदर होता है ना जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो बाहर तो नहीं ठीक है होता, वो वो, होता तो सी बेड में। ओके, एक जब रीजन वो तो ये हो गया। बस यही एक रीजन है कि वो पहले सी बेड के अंदर था और अब वो बाहर आ गया है, बस? सर इसकी सरफेस टेंशन की वजह से सर। सरफेस टेंशन की वजह से, पर थोड़ा इलेबोरेट करिए, मतलब सरफेस टेंशन कम है, ज्यादा है, क्या आप बता रहे हैं उसमें ना? सर सरफेस टेंशन मतलब इसकी कम है क्योंकि ऊपर रहेगा सर, पानी के ऊपर, तो डेफिनेटली जो ऊपर ऊपरी सेक्शन है वो पानी का दूषित होगा। हाँ, ऊपर रहने का कॉज तो उसकी डेंसिटी भी है, ये भी हम जोड़ सकते हैं। यस सर, ये हाँ, तो डेंसन, पर ये यस सर। ऊपर ऊपर रहेगा तो उससे नुकसान क्या हो रहा है? रहने दो ऊपर। सर मछलियों मछलियों के लिए सर खानी हानिकारक है, और ऊपर से जैसे इससे एक्सट्रैक्ट जो भी मतलब चीजें एक्सट्रैक्ट होती है समुद्री जल से, वो भी नुकसानदायक है। पर कैसे? सर वो मछलियों के लिए ये हार्मफुल कैसे हो रहा है? ऊपर है ठीक है, पर हार्मफुल कैसे है?
सर पहले तो वो ऊपर रहने की वजह से काफी हद तक सनलाइट को रोकेगा नीचे जाने से वाटर ओशन हाँ यस एंड यस यस ये अगर भी है। वो अगर वो एक्वेटिक एनिमल्स के बॉडी में चला गया कंज्यूम कर लिया उन्होंने तो अल्टीमेटली वो एक्वेटिक एनिमल्स मान लीजिए फिश है वो हम लोग कंज्यूम करेंगे तो फिर वो ठीक ठीक। बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू हमारे फूड चेन में आ सकता आ, अभी काफी बड़े बड़े टर्म आपने डाल दिए इसमें, बायोमैग्निफिकेशन भी डाल दिया, तो अब बताइए बायोमैग्निफिकेशन क्या है, कोई ट्राई करेगा उसको? है सर मतलब किसी भी कंपाउंड या किसी भी चीज का फूड चेन के अंदर एंटर हो सकता आपकी वॉइस कट गई थी थोड़ी सी, एक बार रिपीट कर दो। है किसी भी चीज का हमारे फूड चेन के अंदर एंटर हो जाना किसी भी चीज का हमारे फूड चेन के अंदर एंटर हो जाना बायोमैग्निफिकेशन का पार्ट है, पर कंप्लीटली बायोमैग्निफिकेशन ये नहीं है। पर ट्राई अच्छा था आपका कि फूड चेन से आपने उसे रिलेट कर दिया, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा जब एग्जाम में आएगा। और कोई इस पे सर ऐड जब करना चाहता है? प्राइमरी हम्म कंज्यूमर से सेकेंडरी या टर्शियरी कंज्यूमर तक वो एक्यूमुलेट होते हैं जितने भी केमिकल्स, तब हम्म। उनको उसको बोलते हैं। हाँ, यानी कि जब हम प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में वो फूड जाएगा, तो वो उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि अब ये कैसे बढ़ती है, ये सारा प्रोसेस तो ईवीएस जो पढ़ रहे हैं वो लोग डिटेल में जानते होंगे, लेकिन ब्रॉडली एस्पेक्ट ये है कि छोटी छोटी फिशेस को बड़ी फिशेस खाती हैं, फिर उन बड़ी फिशेस को और बड़ी फिशेस खाती हैं, फिर लास्टली ह्यूमन उसे कंज्यूम करते हैं। तो जो पोल्यूटेंट था एक फिश से और बढ़ता गया, उस बड़ी फिश ने और फिशेस खाई, तो वो उसके पास और ज्यादा एक्यूमुलेट होता गया, तो फूड चेन में वो मैग्नीफाई होते जा रहा है। बस ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। सबसे हार्मफुल वो ह्यूमंस के लिए है, बिकॉज ह्यूमन सबसे अपने आप को टर्शरी रखता है, यानी सबसे ऊपर रखता है फूड चेन पे, यानी एंड कंज्यूमर ह्यूमन है। तो जितनी भी पोल्यूटेंट या टॉक्सिक फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में, पेस्टिसाइड की फॉर्म में ओशंस में है, रिवर्स में है, तो लास्ट में उसे कंज्यूम ह्यूमंस ने करना है। तो इसीलिए बायोमैग्निफिकेशन का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा ह्यूमंस पे पड़ता है। ठीक है, जी अब सर। आते हैं ग्लोबल ग्लोबल इश्यूज पे। ग्लोबल इश्यूज में सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 50% सिटीज में रह रहा है अभी, और वो बढ़ के 70% होने वाला है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप अज्यूम करते हैं फ्यूचर में हो जाएगी अगर ये सिटीज में पॉपुलेशन 70% हो जाएगी वर्ल्ड की? मेरा क्वेश्चन क्लियर है? सर सर, पहले बात तो ये कि जनघनत्व तो बढ़ेगा, हाँ और ठीक है। सर पॉल्यूशन जैसे पॉल्यूशन जितने भी पॉल्यूशन के लेवल हो सारे बढ़ेंगे सर, जितने भी प्रकार के पॉल्यूशन है। हाँ, आज के टॉपिक पे आते हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन, तो उससे रिलेटेड क्या क्या हम फ्यूचर में देख सकते हैं फिर, है वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी वाटर की जो अवेलेबिलिटी है ना? वो सबसे बहुत पहले ज्यादा तो हमें प्रेशराइजेशन ड्रिंकिंग वाटर की स्कैरसिटी हो जाएगी, यस सर। क्योंकि कितना है ड्रिंकिंग वाटर वर्ल्ड के परसेंटेज के हिसाब से, कोई किसी को आइडिया हो? सर एक बार 1%। क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ, कि वर्ल्ड में जो फ्रेश ड्रिंकेबल वाटर है वो कितना परसेंटेज है? सर 1% भी नहीं है सर, पूरा जितना वाटर लेवल था पूरा 1% भी नहीं। 2.5। हाँ, वो जो बिल्कुल हमें ड्रिंकिंग फॉर्म में अवेलेबल है वो तो 1% से भी कम है, और यस सर। 2% के आसपास तो ग्लेशियर्स में और पोलर कैप्स में यस सर। रखा हुआ है, वो भी हम यूज नहीं करते। तो जो अमाउंट अवेलेबल है वो बहुत ही छोटा है, 1% से भी कम है, जो हमें रिवर्स और इसके फॉर्म में मिल रहा है, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। ठीक है, तो यस सर। अब सिटीज में प्रेशर बढ़ जाएगा और फिर वाटर स्कैरसिटी हो जाएगी। बढ़ अच्छा, अभी जाएगी। एक रिसेंट हुआ था कि देहरादून में भी वाटर स्कैरसिटी होगी, तो फिर इसके लिए एक डैम बनाने वाले हैं। किसी को आइडिया कि वो ऐसा कोई प्रोजेक्ट भी चल रहा है? सर डैम का तो आइडिया नहीं है। हाँ, एक रिवर है, सॉन्ग रिवर, सुनी होगी शायद आप वो लोगों ने तो अगर।
ऋषिकेश में है सर, जो दाएं तरफ से आती है इसमें, गंगा में। हाँ हाँ, उसका एरिया इधर भी है, ये माल देवता और रायपुर एरिया से लगता हुआ। तो वहां पे ये लोग ग्रेविटी डैम बना रहे हैं ताकि ओके। 2050 तक देहरादून की वाटर सप्लाई को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, पर वर्ल्ड में देख रहे हैं तो एक केप टाउन का एग्जांपल आता है। आप लोगों ने जी सर। सुना होगा कि केप टाउन में पिछले 2-3 सालों से लगातार बारिश नहीं हुई। तो मैंने आपको एक मैप भी दिखा दिया कि ये केप टाउन कहाँ है। वैसे तो ओशन से सराउंडेड है, साउथ अफ्रीका में साउथ है। अफ्रीका। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, साउथ अफ्रीका में है। और वहां पे उन्होंने जो अभी लेटेस्ट लिमिट रखी थी वाटर की, वो है 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो सिचुएशन वर्ल्ड में आ चुकी है जहां कोई एक सिटी इस क्राइसिस को देख रही है। तो हम जो कहते हैं कि अभी बहुत दूर है वाटर स्कैरसिटी या वाटर क्राइसिस, तो अब ऐसा नहीं है। वर्ल्ड में एक जगह आ गई है तो इट हैज सेट एन एग्जांपल, सबके लिए बन चुका है। ठीक है, जी सर। ओके। फिर आता है एक नया जो बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है कि जो हम वाटर बॉटल्स या पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम करते हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक मिल रहे हैं। यस सर। तो किसी को कंफ्यूजन है माइक्रो प्लास्टिक क्या है? बस प्लास्टिक का एक साइज है कि अगर वो 5 mm से भी तो छोटा है तो हम उसे कंसिडर कर देते हैं माइक्रो प्लास्टिक। नेट आइज से नहीं देखा जा सकता है इसको तो। हाँ, अब ये जो है वाटर पैकेजिंग में आ रहा है और हम वाटर मोस्टली अब पैकेज्ड ही यूज करते हैं या प्लास्टिक की बॉटल्स को यूज करते हैं। सर आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी सर, वो ओके आप ओके। प्लास्टिक का बता रहे थे साइज। हाँ, मैंने ये पॉइंट बोला कि जो माइक्रो प्लास्टिक है उसका साइज रखा गया है कि 5 mm से छोटा होगा तो हम उसे माइक्रो प्लास्टिक बोल देते हैं। अब ये जो अभी हम पानी पी रहे हैं उसमें ये वाटर के अंदर मिल रहा है माइक्रो प्लास्टिक, जो कि हमारे बॉडी में इसका मतलब कंज्यूम किया जा रहा है। और वो प्लास्टिक है तो वो डिग्रेड तो हो नहीं रहा होगा, एक्यूमुलेट हो रहा होगा। तो ये यस भी सर। एक रीजन है जिसकी वजह से हमें फूड कंज्यूमेबल आइटम्स को जो है प्लास्टिक में यूज नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। क्लियर? जी सर। दूसरा कि जो भी ऐसे पॉलीमर और प्लास्टिक की बनी चीजें हैं उन्हें ज्यादा बार बार न धोएं। जैसे कि यूज करने वाले अगर कोई रेनकोट टाइप की चीज है तो उसे भी आप बार बार धोएंगे तो वो डिग्रेड होता जाता है। डिग्रेड का मतलब उससे माइक्रोप्लास्टिक्स के फाइबर निकलते रहते हैं। तो ओशंस यस में सर। बहुत बड़ी अमाउंट में माइक्रोप्लास्टिक पहुंच चुका है। पहली चीज तो ये है। इसीलिए आपने रिसेंटली सुना था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता होगा? कोई उसको जिसको ट्राई सर करेगा? एक जिसको सर एक बार यूज करने के बाद मतलब रीयूज नहीं किया जा सकता, और वो उसके जो पार्टिकल्स हैं सर 5 mm से भी कम के हो। और उसको यूज करके, हाँ, तो सबसे कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि हम जो स्ट्रॉ यूज करते हैं किसी भी फ्रूटी या माजा में, तो वो जो सर। स्ट्रॉ है वो सबसे ज्यादा हार्मफुल है बिकॉज हम उसे एक ही बार यूज करते हैं और उसे थ्रो कर देते हैं और उसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे वापस डिग्रेड होने में। तो हमारा 2 मिनट के लिए हमने जो यूज किया है वो इतना हार्मफुल है। और उसको यस। दोबारा से रिसाइकल करके प्रोसेस करके दोबारा से कुछ बनाना बहुत डिफिकल्ट ही नहीं, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। बिकॉज वो जो प्लास्टिक है वो ऑलरेडी रिसाइकल्ड होता रहता है। जो भी आपको ऐसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक गप्स मिल रहे हैं वो सारे सिंगल यूज की फॉर्म में आते हैं। इसीलिए दे हैव सेड कि जो भी प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसका 60 to 70% हमेशा सिंगल यूज प्लास्टिक मिलता है गार्बेज में। तो इसीलिए इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है कि भाई आप सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट कर दीजिए। अच्छा, किसी को थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं कि प्लास्टिक कब से आने शुरू हुए? कोई एक ईयर किसी को याद हो? एग्जैक्ट नहीं होगा ईयर याद, पर एक आइडिया। सर मे बी 17th century। ओके, आपने अपना एक ऑप्शन दे दिया 17 सेंचुरी। और किसी को कोई लगता हो कब से हुए है ये प्लास्टिक इंडस्ट्री या प्लास्टिक?
एक ही आंसर आया अभी हमारे पास 17 सेंचुरी का। तो प्लास्टिक 17 सेंचुरी से है ऐसा अभी सर हमें एक ही ऑप्शन मिला है। सर 17 तो शायद नहीं होगा, इतना पुराना नहीं है, मतलब अर्ली होगा, अराउंड अर्ली 1900s। ओके, वो उनका ऑप्शन है, आप अपना जी जी रखिए जी कि आपको कब से लग रहा है। जी जी, मतलब मेरा अर्ली 1900s से लग अर्ली 1900 से। चलो दो रहा है। हो गए, सिंथेटिक कोई और भी सिंथेटिक एक का ट्राई जो करना चाहता है? कोई और ट्राई सर करना चाहता है थर्ड ऑप्शन? सर 1900 के थोड़ी बाद। हाँ, तो मोरलेस आप लोग क्लोज हो कि 19 मिड 19 ये मिड 19 सेंचुरी तो नहीं कहेंगे, 20th सेंचुरी बोलेंगे ना, अगर 1900 समथिंग है तो 20th सेंचुरी है। तो मिड 20th सेंचुरी से ही ये आया। अच्छा, ये आया कहाँ से ये प्लास्टिक? जैसे गोल्ड अपने गोल्ड की खदानों से आता है, प्लास्टिक कहाँ से आता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? सर पॉलीमर, आई मीन। हाँ, पर उसका और रॉ मटेरियल सोर्स क्या है, कहाँ से उसे बनाते हैं, मतलब कहीं से तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना हमें। तो वो कहाँ है, वो सोर्स क्या है प्लास्टिक का? सर जैसे ये चीड़ के पेड़ों से जो निकलता है, उसको बोलते हैं, चीड़ लीसा के बोलते हैं पेड़ों सर। से लीसा बोलते हैं, हाँ, उसे तो जो फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं। यस सर, तो उसको भी मतलब सर कंडेंस कर करके बनाया जा सकता है। अच्छा, लीसा, ठीक है ठीक है, सर। मुझे मैं पेरूल के साथ कंफ्यूज हो गया। ठीक है आपका आंसर। यस पर सर। मतलब पर लीसा से पूरी दुनिया नहीं बना सकती, दुनिया बना रही है नहीं सर, प्लास्टिक। उसको एक ऑप्शन है सर, उसका ऑप्शन एक हाँ मतलब उसको हाँ, बनाने का एक तरीका होता बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पर अभी जिससे बन रहा है वो कोई ट्राई करो, और वो बहुत सर कॉमन है, आप सब लोग मेरे जानते पास भी हो। सिंथेटिक है तो कहीं है ना सर। कहीं क्रूड ऑयल होगा सर सर। सर पीएसी जिसको बोलते हैं, पॉली एथिलीन प्रो, क्या बोलते, पीएसी बोलते हैं जिसको, हाँ, पॉली मैं ये तो एथिलीन। समझ रहा हूँ कि ये पॉलीमर है, पॉलीमराइजेशन होगा, सब कुछ होगा, पर इसका रॉ मटेरियल तो होगा कुछ, जैसे एल्यूमिनियम बॉक्साइट से आता है, हमें पता है कि ये उसकी ओर है, वहीं से निकलेगा, उससे फिर कुछ भी बने। तो ऐसी प्लास्टिक भी तो उसके लिए कुछ चाहिए ना, पॉलीमर चाहिए, पॉलीमर सर कहाँ से आएगा, मैं वो इथिलीन सर इथाइलिन करके, इथिलीन अरे इथाइलिन इनसे बनता हो। चलो अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को, सर ये आप लोग सर ये ये तो बता। क्रूड ऑयल हो सकता है, हाँ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। हाँ, क्रूड ऑयल ही है। क्रूड ऑयल में जो जब हम सब कुछ डिस्टिलेशन एक यूनिट लगाते हैं, उससे पेट्रोल, केरोसिन, एविएशन फ्यूल निकाल लेते हैं, इवन जो पेट्रोलियम जेली वैसलीन यूज होती है वो भी क्रूड ऑयल का ही प्रोडक्ट है। उसके बाद वैक्स निकलता है, और जो ये वेस्ट है ये सबसे बॉटम है, यानी क्रूड ऑयल का भी वेस्ट है ये, जिससे हम प्लास्टिक बनाते हैं। ये क्रूड ऑयल का वेस्ट प्रोडक्ट था, जिसे वो लोग क्रूड ऑयल कंपनीज बोलती थी फ्री में ले जाओ, हमारे लिए ये वेस्ट है। जैसे आज हम कोयला जलाते हैं तो हमें ऐश मिलता है, फ्लाई ऐश मिलता है, वो वेस्ट होता है, हमें लगता है कोई ले जा ले इसे, ऐसी। लेकिन अब तो उसकी क्रूड ऑयल, ईंटें बनाने के लिए। हाँ तो हाँ सर बिल्कुल सही। हाँ, सेलुलोज से तो उससे भी तो पेपर, तो वो भी उससे भी प्लास्टिक बन सकता है। सेलुलोज से बना। जो जो प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं वो उसका जो मेजर रॉ मटेरियल है वो तो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का बाय प्रोडक्ट। और जो आपने सेल्यूलोज और उसमें पॉलीमराइजेशन की बात कही है, वो सब जो सेल्यूलोज से बनते हैं वो बायोडिग्रेडेबल वाला पार्ट बनता है। जैसे अगर कोई जैसे वो बनाना लीव्स को भी यूज कर रहा है, हाँ, जूट जूट के भी ले थैले रहे आ हैं रहे तो हैं सर, वो वो सब तो सेलुलोज जूट के का होगा थैले आ ये। रहे हैं। हाँ, लेकिन जो हम जिससे परेशान हैं वो प्लास्टिक कौन सा है, जो क्रूड ऑयल का बाय बाय प्रोडक्ट था, जो वहां बिल्कुल वेस्ट था। फिर उसके बाद इन्होंने उसको, अब वो जब बना था पॉली बैग, जब फर्स्ट टाइम पॉली बैग बना था तो लोग इतने खुश हुए थे, सोचो क्यों खुश हुए होंगे, मतलब लोगों ने जैसे कि एक उत्साह मनाते हैं वैसा ही मना दिया, मतलब एक त्योहार मना दिया कि हमने प्लास्टिक इन्वेंट हो गया। कोई सर इसका आइडिया लगा सकता है? वेट वेट कम होने की वजह से सर, हाँ, मतलब एक वेट बिल्कुल बहुत ज्यादा कम होने की वजह से। एक पॉइंट तो यही है कि इसका वेट बहुत कम था। दूसरा, सर बाइंडिंग स्ट्रांग थी उसकी, तो वो जल्दी से फटता नहीं था।
बिल्कुल ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, बहुत सही। ड्यू टू हिज फ्लेक्सिबिलिटी सर। फ्लेक्सिबिलिटी भी है 3, बिल्कुल सही। और ड्यूरेबल भी था सर, लंबे टाइम के लिए यूज कर सकते थे। एग्जैक्टली, ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, यानी आप इसे रीयूज कर सकते हो बार 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 बार। इससे पहले जो चीज यूज हो रही थी वो जूट के बैग हैं, कपड़े के बैग हैं, तो वो खराब हो जाते थे। फिर जो मास स्केल पेड़ों की डिफोरेस्टेशन होती थी सिर्फ यही यस पॉलीमर बनाने के लिए, वो भी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि अब एक यस, प्लास्टिक बहुत बार यूज होगा, उसके कई बाद सालों तक जाके कर वो रहा आप था। उसे फेंको। हाँ, यस सर। तो लोगों ने कहा इससे तो हम बहुत सारे जंगल बचा सकते हैं, इससे हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, क्योंकि एक ही थैला है, बार बार यूज करेंगे। तो लोगों ने उसे उस कॉन्सेप्ट से लिया जहाँ की प्लास्टिक बिल्कुल सही है। आप इस एंगल से देखोगे तो प्लास्टिक की कोई बुराई नहीं मिलती। लेकिन अब लोगों ने फिर उसे यूज एंड थ्रो बना दिया। उससे प्रॉब्लम क्या हो गई कि अब ये हमारे लिए गार्बेज का टूल हो गया, क्योंकि हम उसकी इंपॉर्टेंस सही से यूज नहीं कर रहे। सेकंड एप्लीकेशन, आपने देखा होगा मेडिकल डिवाइसेस जो प्लास्टिक से बनते हैं वो कंटेमिनेशन फ्री होते हैं, स्टेराइल होते हैं बिल्कुल। यस सर। और उसकी वजह से जो हमारे मेडिकल बिल्स हैं, यानी इलाज के दौरान होने वाला खर्चा, वो बहुत कम हो गया है ड्यू टू प्लास्टिक। क्योंकि बहुत चीजें प्लास्टिक में कैरी की जा सकती हैं। वरना आपको अगर पुराना याद हो तो हर केमिस्ट्री लैब में बस ग्लास बॉटल्स ही मिलते थे जो टूट गए तो भी हजार्डस है, और उनको केयरिंग करना भी बहुत मुश्किल होता था। फिर प्लास्टिक्स आ गए तो अब वही चीज बहुत इजी हो गई है। तो इट हैड मल्टीपल एडवांटेजेस, और उसकी कॉस्ट बिल्कुल कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वो तो एक वेस्ट प्रोडक्ट था क्रूड ऑयल का। बट ड्यू टू हमारा यूज, कि हमने उसे यूज करना ही गलत तरीके से शुरू कर दिया, वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया। ठीक है, यस सर। तो अब आप लोग भी प्लास्टिक की बोतल पे पानी वानी खाना मत खाना, क्योंकि अब वो माइक्रो प्लास्टिक को यूज करता है। और गर्म चीज तो फूड की कभी डालते ही नहीं है प्लास्टिक के कंटेनर में। ये सर अब हम थर्मस बोतल लेके करना पड़ेगा। थर्मस ले लो, कॉपर का ले लो, पर प्लास्टिक का मत लो। ओके। ओके सर। अब उसके बाद जो प्लास्टिक उसमें मिल रहा है उसकी कैटेगराइजेशन की गई, तो नायलॉन भी है उसमें, पॉलीस्टायरीन भी है, मतलब जो भी आजकल आप सुन रहे होंगे कि प्लास्टिक से लोग कपड़े बना रहे हैं और उनको यूज भी कर रहे यस हैं, सर। तो वो भी हार्मफुल है, क्योंकि यस वो हमारी नेचुरल इवेपोरेशन प्रोसेस को, जो हमारी बॉडी की प्रोसेस है, उसको भी रोकता है। प्लास्टिक एयर के लिए एक लिमिट का काम करता है। क्लियर? यस सर। तो ग्लोबली हमने इश्यूज देखे कि भाई वाटर स्कैर्सिटी होती है, तो एक एग्जांपल भी मिल गया सिटी का। वाटर पोल्यूशन होता है तो उससे भी नुकसान है। पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर लेना वो एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये भी हमने जान लिया। क्लियर है यहाँ तक? अब यस हम सर। चलते हैं आगे इंडिया की तरफ। इंडिया में जो इश्यूज हैं वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। पहले तो हमें ये मिलता है कि इंडिया में 163 मिलियन पीपल, ये जो थर्ड पॉइंट है, 163 मिलियन पीपल हैं जिनके पास क्लीन वाटर का एक्सेस ही नहीं है, और ये नंबर वर्ल्ड में भी हाईएस्ट है। दूसरा, इंडिया का पोजीशन क्या है? 122 कंट्रीज में से 120th नंबर में है इन टर्म्स ऑफ वाटर कंटेमिनेशन, यानी वहां भी हम बहुत पीछे हैं। और नंबर 1 भी है तो ऐसी चीज में है कि वाटर एक्सेसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पानी ही पहुंच नहीं पा रहा उनके आसपास। तो सबसे ज्यादा लोग भी इंडिया में ही मिल रहे हैं। ठीक है, ये जो 600 मिलियन पीपल हैं, इसका मतलब है कि इनके ऊपर वाटर की क्राइसिस का संकट है, यानी पानी तो है इनके पास लेकिन लिमिटेड है। ये ऐसे लोग 600 मिलियन हैं, लेकिन जिनके पास पानी ही नहीं पहुंचा है वो 163 है। ठीक है, अब दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली इज एन एग्जांपल, जो हमने सबसे पहले पॉइंट पढ़ा था कि अगर सिटीज में वर्ल्ड की 70% पॉपुलेशन आने लग गई तो क्या होगा। तो दिल्ली उसका एक एग्जांपल ही है कि उसमें जो रिवर के कैचमेंट एरिया, यानी रिवर जहां से पानी खुद लेता है, वो तो एरिया बिल्कुल 1% है। यमुना रिवर वहां से फ्लो करती है। लेकिन यमुना रिवर में जो 50% पोल्यूशन है उसका वो दिल्ली से आता है। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली एक इतनी छोटी सी टेरिटरी है और इतना बड़ा
कंट्रीब्यूशन कर दे, तो वहाँ की पॉपुलेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, उस वजह से जो भी म्युनिसिपल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, वो सारा यमुना रिवर में ही डंप किया जा रहा है। रिवर डंपिंग जो एक पॉइंट बोला भी था आप में से, ठीक है। तो यमुना रिवर सबको पता है, यमुना को ट्रीट करने के लिए यमुना एक्शन प्लान भी बना दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ उसका। इवन यमुना रिवर का वाटर स्टेगनेंट हो जाता है दिल्ली में, यानी वो रुक ही जाता है, बहता ही नहीं है। ओके, फिर आते हैं कि इसमें वेस्ट कौन कौन से गिर रहे हैं। तो कुछ हमने डिस्कस कर लिए, जैसे सीवेज है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, सॉलिड वेस्ट है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का वेस्ट है, और म्युनिसिपल बॉडीज का वेस्ट है। ये तो वेस्ट है, इनके भी दो पार्ट्स हो जाएंगे। एक तो वो है जो थोड़ा बहुत ट्रीट किया जा रहा है, यानी उन्होंने अपना ट्रीटमेंट प्लांट बनाया होगा और वहां ट्रीट कर रहे होंगे, और मोर देन 60% तो ऐसा है जो डायरेक्टली डंप किया जा रहा है। अच्छा, डंप किया जा रहा है तो यमुना रिवर के वाटर में ना एक कोलीफॉर्म नाम का बैक्टीरिया मिल रहा है। यमुना रिवर में कोलीफॉर्म नाम का एक बैक्टीरिया मिल रहा है, जो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। आप लोगों में से किसी ने सुना है कॉलीफॉर्म से रिलेटेड अगर कहीं किसी वाटर बॉडी में मिलता है तो उसका क्या मतलब होता है? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया अगर किसी वाटर बॉडी में है तो इसका क्या मतलब होता है? कोई आइडिया, कोई ट्राई करेगा? क्वेश्चन क्लियर हुआ? सबको ऑडिबल था? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ, क्वेश्चन ये है कि यमुना रिवर में हमने सुना कि कितने सारे एफ्लुएंट गिर रहे हैं, इंडस्ट्रियल है और म्युनिसिपल है, सब कुछ है, लेकिन उसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी मिल रहा है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मिल रहा है, इसका इंडिकेशन क्या है? व्हाट डज इट इंडिकेट? सर मे बी ये ऐसे जैसे गंगा में पाया जाता है ना बैक्टीरियोफेज, शायद ये वैसा होगा जो बैक्टीरिया को खा जाता है। नहीं नहीं, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का टाइप भी होता है, जैसे ई कोलाई बोलते हैं। ये अगर ओके कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हमें मिलेगा पानी में तो इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन का फीकल मटेरियल है, यानी ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा वेस्ट है, वो डायरेक्टली सर। रिवर में डंप किया जा रहा है, क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ये बैक्टीरिया कॉलीफॉर्म। जी सर। तो ये क्लियर इंडिकेशन है, अगर किसी वाटर बॉडी में कॉलीफॉर्म मिल रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई उसमें डायरेक्टली जो ह्यूमन वेस्ट है उसको ही डंप कर रहे हैं। क्लियर? जी सर। ठीक है। और इसी वाटर से क्या होता है, सबसे ज्यादा वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं, जो ये कॉलीफॉर्म वाले वाटर है। डिसेंट्री होना, डायरिया होना, ये सारा जो वाटर बॉर्न डिजीजेस है ये इसी बैक्टीरिया का खेल है। उसके बाद हमारे जो ये वाटर है उसमें हैवी मेटल्स भी मिल रहा है। अब अगर वाटर में कैल्शियम मिलता, मैग्नीशियम मिलता, तो उसका रीजन तो ये है कि भाई वो स्टोन्स और माइनिंग एरिया से भी आ सकती है, या नेचुरली भी हो सकता है क्योंकि पत्थरों से होते हुए आते हैं। अगर चूने के पत्थर होंगे तो लाइमस्टोन मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा। लेकिन भयंकर वाले हैवी मेटल्स मिल रहे हैं, मरकरी मिल जा रहा है, आर्सेनिक मिल रहा है, लेड मिल रहा है, यानी सीसा जिसे बोलते हैं, लेड, वो भी मिल रहा है। जी सर। तो जी सर। इतने इतने हानिकारक वाले जो कंटेमिनेंट हैं, इनका क्या सोर्स है? सर ये जैसे जंक फूड बनते हैं ना, जैसे मैगी हो गया, ये सब चीजें हाँ। इनके फैक्ट्रीज का हम्म, वेस्टेज है सर, क्योंकि लेड हाँ तो इसी में इंडस्ट्रियल, मैगी वगैरह में पाया जाता है। हाँ लेड एक तो मैगी में मिलता ही है लेड का, लेकिन जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री जहाँ वो यूज हो जाते हैं वो है, एक तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इंडस्ट्री और पेंट्स की इंडस्ट्री। यस सर। ठीक है। और उसके जी सर। बाद पहले पेट्रोल में भी लेड डलता था, और अब जो है जी सर। लेड को हटा दिया जाता है, इसलिए पेट्रोल पंप में आप पढ़ोगे लिखा रहता है अनलेडेड लेड पेट्रोल, रहित। लेड लेड रहित। रहित। हाँ, तो पहले लेड इतनी जगहों पे यूज होता था, उससे जो है कंबस्शन अच्छा होता था इंजन में,
तो लेड डालते थे पेट्रोल में जानबूझ के। फिर बाद में पता चला कि ये बहुत हार्मफुल है, तो अब हटा दिया है, अनलेडेड कर दिया है। पेंट इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं हैवी मेटल्स, क्योंकि जितनी शाइन आपको मिल रही है पेंट में, आजकल आप देखते हो ना कि लेड की कितना वजह पेंट से। शाइनिंग है, लेड उनमें से एक है, लेकिन जितने मेटल्स उसमें गिर रहे हैं, सिर्फ मेटल ही तो शाइन करते हैं। आपने किसी भी क्लास एकदम की बुक उठाओगे, हाँ, कहाँ से रिपीट करना है? सर, हैवी बीच मेटल्स में वाले भी छूट पॉइंट गया। थे। ये सर हैवी मेटल्स आप कॉलीफॉर्म, कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ ठीक है, तो कॉलीफॉर्म तक सबको क्लियर था, ऑडिबल था। हम आ रहे थे हैवी मेटल्स पे। तो हैवी मेटल्स वाटर बॉडीज में जो मिल रही हैं, उसका एक मेन सोर्स तो इंडस्ट्रीज है, पेंट की इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज है। इनमें लेड यूज होता है, एस्बेस्टॉस यूज होता है, मरकरी यूज होता है, और इसका ही डिस्चार्ज अगर वाटर में मिल रहा है तो सीधा सीधा सा वहीं से आया है। अगर ये ग्राउंड वाटर में मिल जाता है हैवी मेटल, तो उसका रीजन ये है कि हम कुएं से पानी नहीं आ रहा था, तो हम और डेप्थ में जाते गए और नीचे हैवी मेटल होते हैं, तो वहां से भी अगर हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारे ड्रिंकिंग वाटर में हैवी मेटल आते हैं। तो दो सोर्सेज प्रोमिनेंट है, पहला तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है जिससे हैवी मेटल्स आ जाते हैं। दूसरा ग्राउंड वाटर, अगर आप बहुत नीचे जाके पानी यूज करेंगे, 400 फीट पे चले गए पानी निकालने के लिए, तो भी आपको हैवी मेटल्स मिलेंगे। क्लियर? यस सर। ओके, अभी और कोई डाउट है हैवी मेटल से रिलेटेड? नहीं। अब ये जो हैवी मेटल्स हैं, इनका मेन इम्पैक्ट क्या है? हमारे न्यूरल डिसऑर्डर पे पड़ता है, यानी हमारी जो ब्रेन की नर्व्स हैं उनको ये पैरालाइज करने का काम करता है, यानी हमारा ब्रेन ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता। जैसे डिजीजेस हो जाएंगी, एल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, या मसल हार्डनिंग, टिश्यू हार्डनिंग, ये सारी डिजीजेस जो होती हैं ये इन्हीं कंटेमिनेशन से होती हैं। ठीक। अब एक रिसेंटली एक सर्वे हुआ था दिल्ली इलेक्शन से जस्ट थोड़ा सा पहले। एक मिशन चल रहा है ना भारत में, जल जीवन मिशन, यानी 2024 तक हर घर में पाइप से वाटर सप्लाई को पहुंचाने पीने का। योग्य पानी। तो जो है उसके लिए एक सर्वे चल रहा है अब रेगुलरली। तो इन्होंने पहले कुछ कैपिटल्स की सर्वे की, जिसमें दिल्ली जो है 28 में से 19 पैरामीटर्स पे फेल हुआ, यानी इन्होंने वहां के टैप वाटर्स को, जो नल में पानी आता है, उसको टेस्ट किया, तो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें, यानी वो टैप वाटर ड्रिंकिंग के लायक भी नहीं है। जबकि जो टैप वाटर आता है वो म्युनिसिपल बोर्ड से डिसइंफेक्ट करने के बाद आता है। क्लियर? इसी इमेज के जो दूसरी इमेज है उसमें एलिमेंट्स भी लिखे हुए हैं, कौन कौन से हैवी मेटल्स वहां मिल रहे हैं। नाइट्रेट मिल रहा है, आर्सेनिक भी मिल रहा है, अमोनिया भी मिल रहा है, और ई कोलाई मिलने का मतलब है कि वो सीधा सीधा ह्यूमन फीकल मैटर है। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अगर किसी का कहीं ऑडियो भी छूट गया था तो वो इंटरप्ट करके बता देना। बहुत देर के बाद बताने से क्या होगा, बहुत ज्यादा छूट जाएगा पोर्शन, तो जैसा भी हो अपडेट करते रहना। फिर आते हैं कि वाटर के लिए हमारे पास एक वाटर बॉडी है, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही उसे मॉनिटर करता है। वो हमें बताता है कि कहाँ जो भी मटेरियल या डेटा हमें मिलता है वो सीपीसीबी के थ्रू ही मिलता है। एक वाटर का एक्ट है 1974 का, उसके तहत होता है ये बॉडी वहीं से बनी थी। फिर हमारे पास एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, यानी एक जुडिशरी बॉडी है जो कि एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस को सुनती है। एक ट्रिब्यूनल है, फास्ट ट्रैक प्रोसेस होता है इसका, और इसने बहुत बड़े बड़े फाइन लगाए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स पे। दो एग्जाम्पल तो स्क्रीन में भी है आपके, कि बंगाल और बिहार का, लेकिन महाराष्ट्र में भी इन्होंने 100 करोड़ का फाइन लगाया हुआ है। तो ये स्ट्रिक्ट बॉडी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसमें जुडिशरी के जज भी होते हैं और जो एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट हैं वो लोग भी होते हैं, तो एक टीम होती है पूरी। तो दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट, इसलिए ये बहुत ही स्पीडी डिसीजन देते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो गई, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी बात हो गई, जो ये कह रहा है कि गंगा रिवर का वाटर इज अनफिट फॉर बेदिंग,
यानी वो बेदिंग यानी नहाने के लिए भी उपयुक्त नहीं है, तो फॉरगेट अबाउट ड्रिंकिंग। तो ये उसकी स्टडी भी बता रही है। उसके हर रिवर का कॉस्ट तो सेम है पूरे इंडिया में, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद गंगा एक्शन प्लान यानी 1985 से चल रहा है गंगा एक्शन प्लान, फिर प्लान नंबर 2 भी आया। अब 2015 से एक नया प्रोग्राम आया है, इन सबको हटा के नमामि नमामि गंगे गंगे। प्रोजेक्ट। हाँ, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है जिसमें 20,000 करोड़ का लेआउट रखा गया है इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसे 2020 तक इन्हें कंप्लीट करना था, इस मनी को, बजट मनी को। तो गंगा रिवर में भी पोल्यूशन का सेम लेवल है, यमुना रिवर में भी हमने देख लिया। असम में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहां भी यही पोल्यूशन है, वहां बस एक ऑयल डिस्चार्ज का एक्स्ट्रा फंक्शन है, बिकॉज असम में जो है ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं, तो उसका जो वेस्ट ज्यादा है, इसलिए ब्रह्मपुत्र रिवर में ऑयल डिस्चार्ज भी मिल रहा है। यमुना तो लाइफलाइन है दिल्ली की, लेकिन खुद अभी आईसीयू में है, ये भी हमने देख लिया। ओके, उसके बाद क्या है, जो भी वेस्ट डंप हो रहा है, तो आपको कुछ यहाँ पे फिगर मिल रहे हैं दो, कितने कॉन्ट्रास्टिंग फिगर्स हैं कि रिवर है वो इतनी डंप की जा चुकी है वेस्ट से कि वो चोक हो जाती है, यानी मॉनसून के अलावा किसी सीजन में वो बह ही नहीं पाएगी, उसमें इतना वेस्ट आ जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है ऐसे डिस्ट्रिक्ट का भी जहाँ पे रिवर वाटर पेरेनियल नहीं है, तो लोग जो है रिवर बेड में ही गड्ढे खोद रहे हैं और फिर वाटर को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग फिगर्स हैं, एक सिटी की है एक रूरल की है, लेकिन वाटर क्राइसिस की समस्या हर जगह मिल रही। अब जो कोस्टल एरियाज हैं इंडिया के, हम सभी लोग देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा यूज होता है, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इंडिया नंबर 1 है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में, यानी वर्ल्ड में कहीं भी सबसे ज्यादा अगर ग्राउंड वाटर से पानी निकाला जाता है तो वो देश इंडिया है। अब कोस्टल एरियाज में ग्राउंड वाटर ज्यादा एक्सट्रैक्ट होने से एक प्रॉब्लम हो गई है कि वहां का जो ग्राउंड वाटर है ना, अब वो सैलाइन होना शुरू हो गया, यानी अब वो खारा पानी आने लगा है। तो इसका कोई रीजन एक्सपेक्ट कर सकता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कोस्टल एरियाज में जो ग्राउंड वाटर है वो अब खारे पानी में तब्दील होते जा रहे हैं। ओशन वाटर तो सैलाइन है ही, लेकिन जो कोस्टल एरियाज हैं वहां भी अब लोग पानी निकालते हैं तो वो सैलाइन हो जाता है, यानी उसमें जो सैलिनिटी है, नमक है, वो ज्यादा है। ऐसा सिंपली इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी हम ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो पूरे वाटर बॉडी का सिस्टम है या पूरी अर्थ का एक सिस्टम है कि वो बैलेंसिंग इफेक्ट पे चलता है, यानी प्रेशर अगर कहीं भी कम होगा तो जहां ज्यादा था वहां से कम की तरफ आ जाएगा। तो अगर हम ग्राउंड वाटर से फ्रेश वाटर निकालते रहते हैं तो प्रेशर यहाँ का कम हो जाता है, तो जो ज्यादा प्रेशर वाला एरिया है ओशन, वहां से पानी सीप करता है नीचे ही नीचे और रिप्लेस कर देता है वहां के फ्रेश वाटर को। तो इस तरह जो वहां का ग्राउंड वाटर है कोस्टल एरियाज में, वहां अब सैलिनिटी बढ़ते जा रही है। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अभी कुछ बड़ी बड़ी रिवर्स देखी हमने, यूपी में एक गोमती रिवर भी है, वहां भी यही सिस्टम है। कोई ऐसी रिवर इंडिया में प्रेजेंटली नहीं होगी या नहीं मिलेगी जिसको आप बिल्कुल क्लीन बोलेंगे। जहां भी ह्यूमन सेटलमेंट है वहां सब जगह सेम प्रॉब्लम है। तो दो छोटी रिवर्स भी दिखी, गोमती रिवर है और हैदराबाद की म्यूसी रिवर है, वो भी उनका सेम ही है। इवन कुछ रिवर्स तो अब कन्वर्ट हो गए हैं डंप करते करते, जिन्हें हम नाला बोलते हैं, यानी वो डंपिंग बन गए हैं एरियाज। तो रिवर नदियां जो है अब नालों में तब्दील हो गई हैं और उसमें टन्स ऑफ वेस्ट पड़ा हुआ है, तो चोक होता रहता है। ब्रीडिंग ग्राउंड है वो मस्किटोज का, वेक्टर्स का, और जितनी डिजीजेस होती हैं उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। और हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट है इसका, यानी हेल्थ इन द सेंस कि जो लोग वहां रहते हैं उनका जो मेडिकल बिल्स हैं वो हमेशा चलता ही रहता है, तो उनकी सेविंग्स पे भी इफेक्ट करता है। उसके बाद सीपीसी भी एक रिपोर्ट और दे रही है कि हम जो 61,000 अराउंड 62,000 मिलियन लीटर्स सीवेज है जो हम जनरेट कर रहे हैं, 62,000 मिलियन, इतना हम वेस्ट
जनरेट कर रहे हैं और उसमें से ट्रीट कर रहे हैं सिर्फ 38% को। इसका मतलब जो इसका 60% है, अराउंड 38,000 समथिंग, वो सारा मिलियन लीटर्स अनट्रीटेड है। अनट्रीटेड है, अब जा कहाँ रहा होगा? वो रिवर्स में ही डंप हो रहा है और वाटर बॉडीज हैं जो भी नियर बाय, वहीं पे ही डंप हो रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आते हैं, यानी ये तो हमने सीवेज की कहानी सुनी जो घरों से निकल रहा था। डोमेस्टिक है, म्यूनिसिपल वेस्ट है, 62,000 मिलियन लीटर्स। उसके बाद इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है जो इंडस्ट्रियल एरिया से निकलते हैं, और उसके बाद जो रूरल एरियाज का है वो तो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। तो ये एक क्राइसिस की स्थिति है। यहाँ सबसे निकलने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम अब देखते हैं, एक मैप है आपके पास इंडिया का, जिसमें हम अपने स्टेट को ही देख लेते हैं। उत्तराखंड में 495 MLD, ये MLD का मतलब होता है मिलियन लीटर्स डिस्चार्ज। इतना हमारा डिस्चार्ज है, और जो 152 दिख रहा है ब्लू कलर में, उतना ही हम ट्रीट कर पाते हैं। और हर स्टेट को आप अगर, ये विजिबल होगा आप सबको, ये मैप दिख रहा है, अभी तो आधा ही आया है स्क्रीन पे। हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, तो आप देखेंगे कि कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो कि अपने, मतलब प्रोडक्शन और उसके ट्रीटमेंट को अगर कंपेयर करें तो आसपास भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े डिफरेंस हैं। एक स्टेट है सिक्किम, इसको छोड़ दें क्योंकि ये काफी सेल्फ डिपेंडेंट है, ये ठीक है। बाकी आप जितनी भी सिटीज ले लेंगे, कैपिटल्स स्टेट्स ले लेंगे, सब में आपको यही मिलेगा कि वो बहुत पीछे हैं, सर यानी कि जितना भी हिमाचल अनट्रीटेड हो प्रदेश रहा है। का yes, भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, हिमाचल प्रदेश का। हाँ, हिमाचल प्रदेश का भी ज्यादा है। तो हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ने इसमें सिर्फ बेटर परफॉर्म किया है। लेकिन अगर स्टेट्स को देखें, जैसे असम, जहाँ 703 मिलियन लीटर्स डिस्चार्ज है और ट्रीट कितना हो रहा है, सिर्फ 0.51। दिल्ली को ले लेंगे जहाँ 4000 से ऊपर डिस्चार्ज है और ट्रीटमेंट सिर्फ 2600 पे है। तो ये एक पिक्चर बनती है। नेशनल एवरेज पे आएंगे तो हम यही पाएंगे कि जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है वो, उसका रेशियो बहुत ही कम है। तो आप कोई सा भी स्टेट देखें तो सब में आपको मोर और लेस सेम पिक्चर मिलती है, विथ अ फ्यू एक्सेप्शंस। तो ओवरऑल जब इंडिया की बात होगी तो ये एक्सेप्शंस कहीं भी काउंट नहीं हो पाएंगे। क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? अभी यहाँ तक जो हमने किया है, इसमें किसी को डाउट आया? वाटर पोल्यूशन के फिलहाल इश्यूज ही तो हमें डिस्कस कर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? ओके, अब आते हैं कुछ एफर्ट्स जो इंडिया ने किए हैं। पहला मिशन आप लोग कई बार डिस्कस हो गया है कि जल जीवन मिशन है, 2024 तक सबको, सबके घरों में पाइप्ड कनेक्शन पहुंचाना है जिससे पानी आता हो। फिर कुछ और मिशन हैं जो पहले से भी चल रहे थे, जैसे कि अमृत मिशन है, ये भी अर्बन एरियाज के लिए यूज किया जाता है। स्मार्ट सिटीज मिशन है जो अभी करेंटली 100 स्मार्ट सिटीज का प्लान है, इसमें भी रखा गया है कि वाटर जो है हम रीयूज करें, ऐसा मेथड हम डेवलप करें। नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, 2015 से चल रहा है। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है, यानी रिवर्स का जो वाटर है उनको, जैसे बोलते हैं ना, एक निर्मल होता है, एक अविरल होता है, यानी उनकी वाटर फ्लोइंग कैपेसिटी बनी भी रहे और वो स्वच्छ भी रहे। उसके लिए क्या कर रहे हैं, नमामि गंगे में अब डिफरेंस क्या आया है, जो नया मेथड यूज हुआ है उसमें ट्रैश स्किमर्स का यूज हो रहा है, और एसटीपीज और जो भी टॉयलेट्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है अक्रॉस लेंथ ऑफ रिवर गंगा। तो यानी गंगा रिवर के आसपास जितने भी विलेजेस हैं उन सबको ओडीएफ फ्री, यानी ओपन डिफेकेशन फ्री करना पहला लक्ष्य था। उसके बाद जितने भी वहाँ एफ्लुएंट डिस्चार्ज हो रहे हैं उनके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का बनाना, वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है इसमें।
और ट्रैश स्कीमर्स का मतलब होता है जो रिवर की सरफेस के ऊपर प्लास्टिक की पॉली बैग्स या कुछ भी कूड़ा जो उसके ऊपर फ्लोट करता रहता है, जिससे रिवर विजिबिलिटी में ही लगता है कि रिवर पोल्यूटेड है, उनको रिमूव करने का काम है ट्रैश स्कीमर का। यानी ऊपर ऊपर से जैसे हम जैसे दूध में से मलाई हटाते हैं, ऐसे ही रिवर के ऊपर से जितना भी वेस्ट दिख रहा होगा विजिबल, पेड़ की टहनी है, पत्ते हैं, जो भी है, वो सारा ये ट्रैश स्कीमर जो मशीन आप देख रहे होंगे बोट, इसमें कलेक्ट होती रहती है। क्लियर? दूसरा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जो भी लेंथ ऑफ रिवर है गंगा, उसके दोनों तरफ एफोरेस्टेशन या पेड़ लगाने का प्रोग्राम है। तो पेड़ों के एडवांटेजेस क्या होते हैं? पहला तो किसी को सॉइल डाउट हुआ इरोजन क्या को अभी यहाँ रोकेंगे पे? सर। हाँ, पहला तो सॉइल इरोजन को रोकेंगे। रिवर So जो है, landslide. फॉरेस्ट जो है, हाँ हाँ, लैंडस्लाइड को भी कंट्रोल करते हैं और ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं, रेन को भी इंक्रीज करते हैं, उस एरियाज में रेनफॉल ज्यादा होने लगती है। तो ये हमने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में भी देखा। अब उसके बाद एक ट्रीटमेंट और है जिसे बोलते हैं बायो रेमिडिएशन, बोलते हैं फाइटो रेमिडिएशन भी एक टर्म है। आपको ये पिक्चर दिख रही है इन सीटू रेमिडिएशन की और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की? जो सर दिख तो रही है। दिख रही है। तो इन सीटू रेमिडिएशन जो बायो रेमिडिएशन लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे ताकि वो वाटर को नेचुरली क्लीन करें, जो कि नेचुरल प्रोसेस है। तो उसमें रिवर्स के ऊपर क्या है, फ्लोटिंग बेड्स बनाए गए हैं, यानी उसमें पौधे लगाए गए हैं और रिवर्स के ऊपर वो फ्लोट कर रहे हैं। अब उससे होगा क्या, वो उस जो ये प्लांट्स हैं वो ग्रो करेंगे, तो जो भी उसमें कंटेमिनेंट्स हैं उसको यूज करते रहेंगे और वाटर को क्लीन कर देंगे, एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस। अब ये इन सीटू इसलिए लिखा है क्योंकि इन सीटू का मतलब है जहां रिवर पोल्यूटेड है वहीं पे ही इसे आप फ्लोटिंग जो ये ट्रीज हैं इनको यूज कर लो। इन सीटू नहीं लिखा होता, इसका मतलब होता, अगर विदाउट इन सीटू बोल रहे हैं, इसका मतलब है आप सारा पोल्यूटेड वाटर किसी एक जगह ले जाएंगे थर्ड पार्टी पे और वहां ट्रीट करेंगे और फिर डिस्चार्ज करेंगे। तो प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन इन सीटू का मतलब है कि जो रिवर पोल्यूटेड है डायरेक्टली उसी में ही आपने ये फ्लोटिंग बेड्स डाल दिए, यानी ये जो पेड़ है ये फ्लोटिंग है बिल्कुल, इनको एक बेड बनाया गया और उस पे लगा दिए गए और ये अपने आप वहीं से वाटर न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे और वाटर को प्योर करते रहेंगे। क्लियर हुआ इन सीटू रेमोडिएशन? यस सर, यस सर। हाँ, इसको डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन? बिकॉज सेंट्रलाइजेशन होता था कि आप सारा पानी किसी एक तीसरी जगह ले गए और वहां आपने ट्रीट करा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जहां है वहीं पे ही ट्रीट कर दिया। वहीं पे हाँ, इन सीटू। इन सीटू का भी यही मतलब है। अब दूसरे आपको इमेज दिख रही है उसके राइट में, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। ये प्रोजेक्ट भी चल रहा है गुजरात में, ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ। इसमें करना क्या है, इसमें रिवर्स के दोनों ओर वॉल्स बनानी है, रिटेनिंग वॉल्स बनानी है और एरिया बनाना है। रोड बना सकते हैं, पार्क बना सकते हैं। जैसे कि आप अगर देखते होंगे कई जगहों पे, तो रिवर्स के दोनों तरफ लोगों के बैठने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए वो बनाए जाते हैं रोडवेज, पाथवेज। वही रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये जो एग्जाम्पल है ये आप साबरमती जो रिवर है गुजरात में, वहां पे कराया गया है ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम। तो इससे क्या होगा, टूरिज्म को प्रमोट करने का काम होता है। जो रिवर की एक एस्थेटिक लुक है वो अच्छी दिखती है और जो पोल्यूशन का सोर्स है वो काफी दूर हो जाता है रिवर के पास से। किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं है सर। ओके। फिर एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी चलाया गया। इसमें क्या होता है कि लोगों से मिलके यस सर, सहभागिता जो की जाती है लोगों से। हाँ, और मेजरली इसमें वाटर हार्वेस्टिंग के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, पॉन्ड्स बनाए जाते हैं,
ताकि रेन या रेनी सीजन में उसमें कलेक्ट किया जा सके वाटर। रेन ये वाटर जो हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिल्कुल, और लेकिन फॉरेस्ट लेवल पे। एक तो घरों पे होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इंस्टीट्यूट्स में होती है, यस सर। लेकिन ये फॉरेस्ट लेवल पे है। तो आप बहुत जगह अगर जाएंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत बड़े बड़े पॉन्ड से बना रखे हैं, और बहुत सारे बनाए हुए होते हैं जंगलों के बीच में, या फील्ड है तो फील्ड्स में बनाए हुए होते हैं। तो यही जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का प्लान है। फिर इससे होता क्या है कि ये ग्राउंड वाटर एक तो रिचार्ज करने का काम करता है, वाटर को रिटेन करेगा, तो ग्रोथ ऑफ ट्रीज भी अच्छी होंगी उस एरिया में, मॉइस्चर पर्कोलेशन भी बढ़ेगा। तो इट हैज और वाइल्ड एडवांटेजेस। एनिमल को हाँ, वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी। यस बिल्कुल। उसके बाद जितने भी चेक डैम्स हैं, चेक डैम्स क्या करते हैं, चेक डैम भी ऐसा ही प्रोसेस है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज बा- करने में हेल्प करता है, बाढ़ रोकने का काम करता है चेक डैम। बाढ़ रोकने का भी काम करता है। तो ये भी, ये सारे मेजर्स हैं, और हर साल इनकी मॉनसून से पहले सफाई भी करी जाती है, सो दैट इनमें जो भी वेस्ट है कलेक्ट हो गया है वो सब रिमूव किया जाता है, इनको साफ किया जाता है। तो अभी मॉनसून आने वाला है, तो अभी होने होगा ये सब काम चेक डैम्स का। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा हेवी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे बोलते हैं रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। ये, यस सर, नदी जोड़ो परियोजना। हाँ, ये परियोजना बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ी परियोजना है। इसमें करना क्या है? सर जो सदाबहार नदियां हैं उनको, मतलब जो मानसूनी नदियां उनसे जोड़ना है। हाँ, यानी कि जो रिवर्स में कम वाटर है, अब मॉनसून में आप देखते होंगे कि कुछ एरियाज फ्लडेड हैं और कुछ एरियाज बिल्कुल सूखे हैं। तो इसका काम ये है कि जहाँ ज्यादा वाटर है, जैसे कुछ रिवर्स हैं बड़ी बड़ी, साउथ में भी हैं, गोदावरी रिवर बड़ी है, और मॉनसून में यमुना गंगा इनमें बहुत पानी हो जाता है। लेकिन जो दूसरी रिवर्स होती हैं उनमें ज्यादा वाटर नहीं रहता, क्योंकि वो पेरेनियल सोर्स नहीं है। तो जैसे गोदावरी रिवर में बहुत वाटर है, तो उसको जो है कृष्णा रिवर से साउथ में जोड़ रहे हैं, क्योंकि कृष्णा रिवर में वाटर कम हो जाता है। उसके बाद यस। गोदावरी रिवर का ही वाटर ले जाके कावेरी को जोड़ रहे हैं, क्योंकि कावेरी में हर साल डिस्प्यूट होता है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, रिलेटेड यस। टू वाटर शेयरिंग। तो जो कावेरी रिवर है वो कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, और तमिलनाडु एक बड़ा एरिया है, वहां पे एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस होती है, तो उनको वाटर चाहिए होता है। तो ये इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट है, बड़ा इसलिए है क्योंकि ये ऑलमोस्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन जाना है, क्योंकि ये नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स नहीं है। आप जितनी भी ये रेड लाइन से इस डायग्राम में देख रहे हैं और ब्लू लाइन की रिवर है, उनको कट करते हुए जा रही है। तो आप देख रहे होंगे कि ब्रह्मपुत्र रिवर से भी पानी लाके वेस्ट बंगाल में आ रहा है, फिर वहां से ले जाके इसे आंध्र प्रदेश तक ले जा रहे हैं। तो बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट हैं, इवन स्टार्ट भी हो चुके हैं। ये कृष्णा और गोदावरी रिवर का एक जंक्शन तो पूरा भी हो चुका है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, गूगल में मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये वाटर क्राइसिस की जो ऊपर बात हुई थी कि इंडिया जो है 600 मिलियन पीपल हैं जो वाटर क्राइसिस पे खड़े हैं, तो उसके लिए बनाया जा रहा है। ओके, तो हमने इश्यूज देख लिए इंडिया के भी, इंडिया के एफर्ट्स भी देख लिए, ग्लोबल इश्यूज भी पढ़ लिए। अब हम उनकी रेमेडीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो रेमेडीज में जाने से पहले किसी को अब पीछे तक का कोई डाउट है? सर नहीं जो सर, कंटिन्यू इंडिया कीजिए। सर इंडियाज एफर्ट्स है जो, हम्म। उसमें उसमें अभी शायद इसी बजट में या शायद लास्ट बजट में एक पॉलिसी अनाउंस हुई थी, अटल भूजल योजना। हाँ, वो भी, तो हाँ, वो इसमें ऐड नहीं है, पर अटल भूजल ग्राउंड योजना वाटर, भी लॉन्च हुई है। जिसे हम्म। ग्राउंड वाटर हम्म। रिमैनेजमेंट, हम्म। सही, सही कह रहे हैं आप। तो ये भी आप लोग सब ऐड कर सकते हैं कि अटल भूजल योजना है जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए लॉन्च की गई है। तो उसमें भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो मेनली उसमें उसका नाम ही भूजल योजना है, तो वो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से अलग है, ये तो क्लियर रखना आप लोग। हाँ, ओके। अब रेमेडीज हैं, रेमेडीज जैसे सबसे पहले है कोगुलेशन। तो कोगुलेशन से आप लोग क्या समझते हैं वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड?
सर रिवर्स किसी ऑस्मोसिस कह सकते हैं इसको, आरओ। रिवर्स से ऑस्मोसिस कर सकते हैं। कुछ वाटर ट्रीटमेंट की टेक्निक्स आप लोगों ने अगर सुनी हो, ट्रीटमेंट प्लांट कैसे ट्रीट होता है वाटर, पहले क्या होता है फिर क्या होता है, कुछ भी ऐसा रिलेटेड वाटर ट्रीटमेंट प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड जो आप लोग डिस्कस करना चाहें। आप सब लोगों ने वाटर ट्रीटमेंट सुना तो होगा, पर उस पर डिस्कस नहीं कर रहे कि कैसे ट्रीट होता होगा वाटर। हम लोग जैसे डिस्कस सर करने समुद्री वाले जल, हैं। हाँ हाँ समुद्री जल को जैसे प्योरिफिकेशन के लिए मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस को हाँ अपनाया जाता है। हाँ हाँ, और एक रिवर जैसे ऑस्मोसिस है और एक प्रोसेस है जिसको हम डीसैलिनाइजेशन भी बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे तो ओशन से भी होता है ट्रीटमेंट, बिल्कुल ठीक है। पर जो ये म्युनिसिपल सीवेज वाटर जाता है, ये कैसे ट्रीट होता होगा? सर ये तो ब्लीचिंग पाउडर से भी करते हैं उसको। सर ये ब्लीचिंग जो पाउडर। क्लोरीन यूज करते हैं वाटर में, वो कोएगुलेंट ही है क्या? वो फाइनल प्रोसेस है, उसे डिसइंफेक्शन बोलते हैं, यूजिंग डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो हम हाँ, लोग डिस्कस करते हैं। हेलो और कुछ बोल रहे हैं कोई? हाँ बोलो। सर, थोड़ी सी रिपीट कर दीजिए थोड़ी। हाँ, ये रेमेडीज से ही हमने स्टार्ट किया है, उससे कोगुलेंट पीछे का। हाँ, नहीं अभी सर, मैंने आपने डिस्कस कोगुलेंट। कुछ भी नहीं किया। ओके ओके। सर। हाँ, कोगुलेशन अभी डिस्कस नहीं किया, मैंने सिर्फ अभी पूछा था सबसे कि किस किस को कौन कौन सी वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक्स सुनी है, पता है, या जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेज है, फिर उस पे ऐड कर सकते हैं। तो कोगुलेशन पे आते हैं। कोगुलेशन यानी एक एजेंट्स के नाम है, कोगुलेंट बोलते हैं जिन्हें। तो उन्हें अगर हम पानी में डालते हैं तो वो अपने साथ और भी डस्ट पार्टिकल्स को, वेस्ट पार्टिकल्स को इकट्ठा कर लेता है। तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, कोगुलेंट एक एक पार्टिकल पे जाता है, उसके नेक्स्ट स्टेप पे 4 पार्टिकल उससे जुड़ जाते हैं। वो जुड़ जाते हैं तो वो हैवी हो जाएगा, यानी जो अब तक अकेला अकेला घूम रहा था और सस्पेंडेड था ऊपर ऊपर पानी में, अब वो हैवी हो गया अपने आप वेट की वजह से, फ्लॉक बन जाएगा उसका, यानी एक गुच्छा बन जाएगा। तो डाला तो कोगुलेंट था, उस प्रोसेस से जो एंड में आया वो फ्लॉक बना, यानी उसके बड़े बड़े गुब्बारे बन गए हैं। अब वो हैवी हो गया है, नीचे बैठेगा और उसके बाद वो टैंक में जाके सेटल हो सकता है। सेडिमेंटेशन तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है ना, कि आप एक गंदे पानी को ठहरने दें और वो अपने आप उसमें सेडिमेंट नीचे सेटल हो जाती है। तो हो जाता है, सेडिमेंटेशन यस। प्रोसेस है ना। तो लेकिन उससे क्या होता है, काफी रिमूवल नहीं हो पाता, मतलब जो बहुत ही हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो उनके लिए हमें कोगुलेंट यूज करना पड़ता है। ये क्या करते हैं, ये अपने साथ 4 और 5 पार्टिकल्स को मिला लेंगे, यानी एडहेसिव की तरह पकड़ के रखेंगे, फेविकॉल की तरह पकड़ लेंगे, और फिर वो हैवी हो जाएगा। हैवी होने से बाय ग्रेविटी अपने आप नीचे बैठ जाएगा। अब इस पूरी प्रोसेस को देख लेते हैं कि जो ये पानी हमारा म्युनिसिपल वेस्ट के प्लांट्स में जाता है, हर कोई देखता है कि उनके शहरों में अब पाइपलाइंस बन रही हैं जहाँ सीवेज वाटर जुड़ रहा है और वो कहीं जाता है। अब वो कहीं जाता है, वो अब समझ लेते हैं वो उसका होता क्या है। वो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर जब वहां जाता है तो सबसे पहले उसे एक मैश मिलता है जिसमें कोगुलेंट कि डाला जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये डायग्राम में नहीं है। कोगुलेशन से सर पहले अब आप, हाँ जी, सर कोगुलेशन से ये तो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप के बाद का स्टेप है। आई मीन स्क्रीनिंग होती है सबसे पहले तो। हाँ, इस डायग्राम में स्क्रीनिंग वाला पार्ट नहीं दिखा है, इस डायग्राम में सीधा कोगुलेशन से दिखाया है। पर इससे भी पहले एक मैश है जिसे स्क्रीनिंग बोलते हैं, यानी जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे भाई, किसी ने हो सकता है टिश्यू पेपर डाल दिया हो, किसी ने कोई कपड़ा फेंक दिया हो उस पानी में, कोई पत्थर आ गया हो, तो इन सब को वहीं रोकने के लिए एक मैश लगाई जाती है, एक जाली लगाई जाती है जिसे स्क्रीनिंग बोलते हैं। सबसे पहले वो आता है, वो पानी उसके बाद जाएगा। ये सब स्टेप्स हैं, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन जो प्रोसेस हमने ऊपर समझा कि भाई वो कोगुलेंट डालेंगे वो सेटल हो जाएगा, इन सब का एंड प्रोसेस है सेडिमेंटेशन, यानी ये सब आके यहाँ पे बैठ जाएंगे। सेडिमेंटेशन का मतलब बहुत बड़ी सी टैंक है, उसमें पानी को 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए रख दिया, अब वो अपने आप उसमें सेटल हो जाएगा सारा वेस्ट। उसके बाद ऊपर ऊपर से जो क्लीन वाटर है
उसको ले जाएंगे फिल्ट्रेशन में। फिल्ट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन के लिए हम एरिएशन एक प्रोसेस है वो यूज कर सकते हैं, यानी हम एयर उसके अंदर पंप करते हैं, बहुत बड़े बड़े पंप चला के उस एयर में ऑक्सीजन होती है, वो अपने आप ही उसे ऑक्सीडाइज कर देती है, जितने भी पोल्यूटेंट है वो सारे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन का पार्ट है। उसके बाद ऑक्सीडेशन के बाद जितना भी स्लज यानी कि एक काई जैसा मटेरियल बनेगा स्लज, वो सेटल हो जाएगा, उसे हम बाहर वेस्ट कर देते हैं। यहाँ तक हमारा पानी काफी क्लीन हो चुका है, बस ड्रिंकिंग पर्पस के लायक अभी नहीं हुआ है। तो हम फाइनल ट्रीटमेंट पे जाते हैं जिसे बोलते हैं डिसइंफेक्शन। यानी कि यहाँ पे जो आपने बताया था कि क्लोरीनेशन करना है, वो प्रोसेस डिसइंफेक्शन में की जाती है। क्लोरीन को ऐड किया जाता है। क्लोरीन क्या करता है कि अभी तक हमने जितने भी वेस्ट हटाए वो हैवी बल्की मटेरियल्स थे, लेकिन जो बैक्टीरियाज होंगे वो तो नहीं हटे होंगे, इसलिए हम क्लोरीन यूज करते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो है एक डिसइंफेक्टेंट होता है और वो बैक्टीरिया या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके डीएनए को ही रप्चर कर देता है, यानी उनकी सेल वॉल को ब्रेक कर देता है, तो वो डेड हो जाते हैं, सेल वॉल टूट जाती है। तो इसलिए क्लोरीन सबसे मोस्टली यूज होता है। और उसके बाद जो हमें वाटर मिलता है वो ट्रीटेड है, और यही पूरा प्रोसेस है जो हमारे म्यूनिसिपल सीवेज वाटर के साथ होता है। किसी को डाउट है इसमें? सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर प्लीज। हाँ, तो हमने जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोसेस समझना है, उसमें ये है कि सबसे पहले हमारा जो वेस्ट वाटर है वो एक स्क्रीनिंग यानी कि एक मैश है उससे जाली। पास होगा, जाली से पास होगा। उसमें क्या होगा भाई, मोटे मोटे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पीछे छूट जाएंगे और छोटे छोटे पार्टिकल सेडिमेंट्स ही आगे जाएंगे। फिर कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन का जो टैंक है, इसका काम क्या है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हमने बाइंडिंग एक एजेंट डाल दिया, अब वो सब इकट्ठा हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। इस सेडिमेंटेशन टैंक में ये 2-3 दिन तक छोड़ दिए जाएंगे, अपने आप सेटल हो जाएगा बहुत हैवी मटेरियल तो, और फिर ऊपर से साफ पानी फिल्ट्रेशन में जाएगा। इस फिल्ट्रेशन यूनिट में हम एयर को पंप करते हैं, हवा को पंप करते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है ऑटोमेटिकली, और वो अपने आप वाटर को प्यूरिफाई करती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ही नेचुरली होता है। उसके बाद अभी बैक्टीरियाज रह गए हैं क्लीन करने के लिए, इसलिए अभी हम पानी को यूज नहीं कर सकते ड्रिंकिंग के लिए। पानी साफ तो हो गया है लेकिन ड्रिंकिंग पर्पज से फिट नहीं है, इसलिए हम अब उसे डिसइंफेक्शन करेंगे, यानी हम क्लोरीन यूज कर सकते हैं, ओजोन भी यूज कर सकते हैं, यानी यूवी रेज को यूज करना भी डिसइंफेक्शन का काम है। और उसके बाद हमारा वाटर ट्रीट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बाकी जनरल चीजें हैं कि आपको प्लास्टिक बॉटल्स, कैरी बैग, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। सिंथेटिक क्लोथ्स को रेगुलरली क्लीन नहीं करना चाहिए, उससे वो उनके फाइबर्स लूज हो जाते हैं। फिर क्या है, वेटलैंड्स एक कॉन्सेप्ट है जो वाटर प्यूरिफिकेशन में सबसे इफेक्टिव होता है। यानी वेटलैंड क्या होते हैं, जो ऐसे क्षेत्र जो ज्यादातर वाटर बॉडी से कलेक्टेड रहते हैं। ऑक्सीजन ज्यादा होती है। ऑक्सीजन तो नहीं, लेकिन वेटलैंड्स में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी ऐसे ऐसे जीव जंतु और पेड़ होते हैं उसमें कि वो पोल्यूटेंट को खुद ही प्यूरिफाई कर देते हैं, फिल्टर का काम करता है, वो नेचुरल फिल्टर है। जी सर। ओके, उसके बाद हमारे पास फोटो कैटेलिक एजेंट भी आता है, यानी कि आप जो है सूरज की हेल्प से, उसमें यूवी रेज होती हैं, उसकी हेल्प से आप कैटलिस्ट यूज कर सकते हो। कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। तो वो जो कैटलिस्ट हम यूज करेंगे, वो कैटलिस्ट सोलर की एनर्जी को यूज करेगा, यूवी रेज को यूज करेगा और डिसइंफेक्शन का काम करेगा। ये कई आरओ प्रोसेसेस में यूज भी हो रहा है, फोटो कैटेलिटिक, ये जो क्लीनिंग का प्रोसेस है। ओके, उसके बाद है हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में एक नया टर्म आया है, स्पॉन्ज सिटी का। स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमने शहरों में ऐसी सड़क बनानी है, ऐसे पार्क बनाने हैं जो वाटर को कलेक्ट कर सकें, यानी जब भी बारिश होगी तो वो ओवरफ्लो नहीं होगा, ओके। स्पॉन्ज सिटी
चाइना में तो डेवलप हो चुकी है। उसमें प्रोसेस क्या है कि अभी ये आपको लेफ्ट साइड में स्पॉन सिटी दिख रही है सबको? सर हाँ सर। हेलो, स्पॉन सिटी सबको दिख रही है? यस सर। हाँ, सब। तो ये स्पॉन सिटी का क्या है, देखो जब बारिश होगी ना ज्यादा, तो ये जितना भी आसपास का एरिया है जो कि अभी आपको दिख रहा है सीमेंटेड है, तो एक्चुअली सीमेंटेड नहीं है, वो परफोरेटेड है, उसमें वाटर सीप कर सकता है इजीली, और वो सारा कलेक्ट हो जाएगा। यानी जब मॉनसून आएगा तो ये पूरा एरिया एक वेटलैंड की तरह बन जाएगा, इसमें पानी आ सकता है। उसके बाद जैसे ही वो खत्म हो जाएगा मॉनसून सीजन या रेनी सीजन, वापस से ये यूज हो जाएगा एज ए पार्क, एज ए रोड, एज ए पेवमेंट, यूज होता रहेगा। और यही एक इसमें वेटलैंड बनाया गया, यानी पौधे लगाए गए हैं, एक नेचुरल सिस्टम बनाया गया है वाटर को रिचार्ज करने का। तो ये आपको पॉन्ड दिख रहा है, पर ये पॉन्ड परकोलेशन टैंक है, यानी कि इसके नीचे सीमेंट नहीं है, ये वाटर को इजीली नीचे जाने का रास्ता देता है। तो एक तरह से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प कर रहा है, सिटी को फ्लडेड होने से हेल्प कर रहा है। यही एक कॉन्सेप्ट है स्पॉन्ज सिटी का। कहाँ पे है? चाइना में बन चुका है। फिर दूसरा राइट हैंड साइड में सबसे सिंपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है कि आपके छत में जो भी पानी आता है उसको आप कलेक्ट कर लीजिए टैंक में। ओके। उसके बाद दो और बड़े बड़े प्रोसेस हैं जो किए जा रहे हैं। एक तो डीसैलिनाइजेशन का प्रोसेस है, यानी कि ओशन के वाटर को, सैलाइन वाटर को आप डायरेक्टली गर्म करो, सॉल्ट नीचे रह जाएगा, पानी ऊपर इवेपोरेट हो जाएगा, उसको कलेक्ट कर लो, तो आपने उसे डीसैलिनाइज कर दिया। सिंपल, ओशन वाटर है, उसे हीट करेंगे, सॉल्ट नीचे रह जाएगा, वाटर ऊपर आ जाएगा, और उसको आप कलेक्ट कर लेंगे तो आपको डीसैलिनाइजेशन का प्रोसेस है, पानी मिल जाएगा। दूसरा है क्लाउड सीडिंग, यानी क्लाउड तो है ऊपर लेकिन बारिश नहीं हो रही, तो कुछ देशों ने क्या करा है, यूएई और चाइना में ये काफी बार किया जा चुका है, कि सिल्वर आयोडाइड एक कंपाउंड है। सिल्वर आयोडाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो आसपास अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को कंडेंस होने का सरफेस दे देता है। तो क्लाउड सीडिंग में क्या होता है कि आप प्लेन की हेल्प से क्या करो कि सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टल्स उन बादलों में आप ड्रॉप कर दो, जहां भी आपको दिख रहा है कि बादल है पर बारिश नहीं हो रही, और उससे क्या होगा, वो उनको एक सरफेस मिल जाएगा मॉइस्चर को कंडेंस होने का, और जैसे ही वो कंडेंस होंगे, हैवी हो जाएंगे, वो रेन हो जाएगी। तो इसको क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। तो क्लियर हुआ क्लाउड सीडिंग और डीसैलिनाइजेशन क्या होता है? यस सर। सर क्लाउड सीडिंग दोबारा बताइए, कनेक्टिविटी चली गई थी सर। ओके। देखो क्लाउड सीडिंग क्या है, ऐसा प्रोसेस है जिन इलाकों में बादल तो आते हैं लेकिन बारिश नहीं होती, तो वो जो बादल वाले बादल हैं उनसे बारिश नहीं होगी, तो ये क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड एक कंपाउंड है, उसको एरोप्लेन से गिरा देते हैं उस क्लाउड के ऊपर। नेचुरल नेचुरल बारिश, ये सर आर्टिफिशियल बारिश जिसको बोलते हैं ना। हाँ, नाम से आर्टिफिशियल ऐसे लगता है अलग से बारिश करा रहे हैं, पर आर्टिफिशियल सिर्फ इतना सा है कि हमने सिल्वर आयोडाइड उस बादल के ऊपर छोड़ दिया, पानी तो वो नेचुरल वाला है। यस सर यस। तो उस सिल्वर वो आयोडाइड ने फिल्मों क्या में भी करा। यूज करते हैं ना हाँ जी। सर, फिल्मों में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता शायद। अब कौन सी फिल्मों में, मुझे प्रिसाइसली नहीं पता चल पा रहा। कहना का मतलब ये सर, शूटिंग में जैसे आर्टिफिशियल बारिश। वो नहीं, वो अलग है, वो अलग है, वो तो आप पाइप से भी कर सकते हो ना। ओके ओके ओके। ये क्लाउड सीडिंग मतलब आपने पूरे देहरादून में बारिश करानी है, जी सर। तो वो कैसे होगी, देहरादून के ऊपर बादल तो दिख रहा है लेकिन बरस नहीं रहा, ऊपर चला जा रहा, 2-3 दिन से देख रहे। सुपर आयोडाइड तो का रिएक्शन छिड़काव करके हो जाएगा ना। हाँ, तो ये सिल्वर आयोडाइड जैसे ही उन बादलों पे डालेंगे तो वो उसे एक सरफेस दे देगा और वो कंडेंस हो जाएगा। भाई बारिश कब होती है, जब जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होते हैं, कंडेंसेशन जी नहीं हो सर। रही होगी इसीलिए बारिश नहीं हो रही है। तो यही एक जी सर। प्रोसेस है। जी ठीक सर। है, उस बस इतना ही हमें आज करना है। यहाँ तक था हमारा वाटर पोल्यूशन का काम। ठीक है। अब अब किसी को अब डाउट है आगे तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं।